हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में ट्वेल्थ कॉमर्स प्रैक्टिकल एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आपके क्वेश्चन बैंक में 10 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस हैं, बट उसमें से 10 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग ने देखे फर्स्ट वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है वो 11 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है, यानी नेक्स्ट 10 सम्स की ये वीडियो है। जो बच्चे इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वीडियो है इसका, जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल के हैं 1 to 10, उसके सोल्यूशन उसके अंदर है। इस वीडियो में आपको 11 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे। ओके, सो इन द लास्ट क्लास, सी दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम विच वी डिड, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, fine. So now we will be starting with 11th question today. So let us go back to the question bank. Okay, let me open the same PDF here also. Yeah, fine. So what is the question here? Find the line of regression. Okay, this is question number 11 we are solving. Okay, find the line of regression x on y. X on y. Okay, n is given, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गिवन है, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर गिवन है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार प्रोडक्ट का समेशन गिवन है, एक्स समेशन गिवन है और वाई समेशन गिवन है। ठीक है, तो आप सबको मालूम है कि सबसे पहले तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। सो वी ऑल नो दैट रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यानी अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है तो मुझे एक्स बार फाइंड करना होगा, मुझे वाई बार फाइंड करना होगा और मुझे बी एक्स वाई फाइंड करना होगा। आई होप आप लोगों को एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई का फॉर्मूला याद है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस सम नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 11, डेटा मैं देख लेता हूँ जरा। यस, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एक्स बार एंड वाई बार, राइट? यस, सो वी नो that summation of x upon n is x bar, isn't it? तो हम समेशन x और n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो समेशन x क्या है हमारे क्वेश्चन में? देखो, समेशन x इज 40 एंड n इज 8, सो दिस इज सिंपली 40/8, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, सेम वे वी विल फाइंड आउट y bar also, which is sum of all the y upon n। तो y का टोटल हमारे पास है 48/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 48/8, 8 6 ज़ा 48। तो हमने x बार और y बार बच्चों फाइंड आउट कर लिए। x बार और y बार फाइंड करने के बाद अब हमको बी एक्स वाई फाइंड करना है। तो आप सभी को बी एक्स वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो नाउ बी एक्स वाई, ऐसे बी एक्स वाई के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से फॉर्मूले के, इजंट इट? बट जो हमको डेटा दिया है, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाला, वो वाला फॉर्म हमको यूज करना होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अगर ये बी वाई एक्स होता तो न्यूमरेटर सेम होता, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाता। अब आप यहाँ पर जो डेटा है वो पुट करोगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार 24 गिवन है, एंड वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर 44 गिवन है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, एंड सॉरी 4 से कैंसिल करना होगा,
4 6 एंड 4 11 ये आ गया आपका बी एक्स वाई। तो अब आपको एक्स बार पता चल गया, वाई बार पता चल गया और बी एक्स वाई पता चल गया। तो आप सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई इज, फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। हमने जो जो वैल्यूज फाइंड आउट की है वो पुट कर देने हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार 5 वाई बार 6 और बी एक्स वाई 6/11। तो दिस इज एक्स माइनस 5 6/11 वाई माइनस 6। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को ये समझ में आ गया। अब आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है। जो y ऑन x इक्वेशन होता है उसका फाइनल आंसर y इक्वल टू होना चाहिए, और जो x ऑन y इक्वेशन होता है उसका आंसर x इक्वल टू होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 5 इक्वल टू 6/11 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6y/11 माइनस 36/11, -5 को वहाँ भेज दिया। तो 6y/11 माइनस 36/11 प्लस 5। तो वो दोनों कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11 5 55 हो जाएगा। तो माइनस को मैं 36 के साथ ले लेता हूँ। तो -36 प्लस 55/11। ठीक है बच्चों। तो x विल बी इक्वल टू 6y/11 प्लस 15 माइनस 6 इज 9, 4 माइनस 3 इज 19 1। तो ये हो जाएगा 19/11। सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों। दिस इज द रिक्वायर्ड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। क्विकली देख लेते हैं क्या किया हमने बच्चों। पहले पहले हमने x बार और y बार फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिखा और बी एक्स वाई फाइंड कर लिया। और उसके बाद सिंपली रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, उसके अंदर सब्सिट्यूट करके हमने ये रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। I hope everybody have understood this question. Question number 11 done. Now let us move ahead to question number 12. So what is question number 12 here? Find x if the price index number by simple aggregate method is 125। तो हमको प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। आपको x फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ, आप ऐसे करो कि जैसे आपको प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। हाँ, तो उसके लिए जो जो कैलकुलेशन करते थे, जो फॉर्मूला यूज करते थे वही करो। कहीं ना कहीं ये मिसिंग एक्स आएगा, ठीक है। फिर वो हम सॉल्व करके उसको कर सकते हैं। तो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये ऐसे। सो आई विल राइट डाउन द डेटा फर्स्ट। हमारे पास क्या क्या दिया है, कमोडिटी दिया है, देन बेस प्राइस दिया है यानी P0 दिया है, करंट प्राइस दिया है, P1 दिया है। तो ये है PQRST। These are 8 12 16 22 18 12 18 X 28 and 22। ठीक है बच्चों, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द करंट प्राइसेस अपॉन सम ऑफ ऑल द बेस प्राइसेस इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब मुझे P1 का टोटल निकालना होगा और P0 का टोटल निकालना होगा। तो आई विल फाइंड आउट द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स। तो P0 देखेंगे तो 8 + 2 10 + 6 16 + 2 18 plus 8, right? 26, 2 carry, isn't it? 3 4 5 6 7, ये 76 आ गया बच्चों। यहाँ पर ऐड करने के टाइम बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो x को छोड़ दो, x के अलावा बाकी जो टर्म है ना उनको ऐड करो। तो 2 + 8 10, 10 + 8 18 + 2 20, 20 का 0 2 कैरी, 3 4 5 6 7 8। ये 80 तो आया आपके नंबर्स का, बट बाद में जो है वो प्लस x है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको 80x लिख देते हैं।
तो 80x तो मल्टीप्लाई हो गया, वी नीड टू ऐड इट, इजंट इट? तो आपको क्या लिखना है, 80 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो P1 आया है 80 प्लस एक्स, P0 आया है 76 इंटू 100। एंड क्वेश्चन में P01 की वैल्यू दी गई थी, कितनी थी, 125 थी शायद। एक मिनट, वन सिंपल है, यस 125। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? तो आप देख सकते हो कि ये जो दो टर्म है, 76 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो उस साइड जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। तो 125 अपॉन इंटू 76 अपॉन 100 विल बी 80 प्लस एक्स। अब इसको कैंसिल आउट करो, तो 25 फोर ज़ा 25 फाइव ज़ा, 4 से 76 को कैंसिल करो, 4 1 ज़ा, दिस इज 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा 36, राइट, 4 9 ज़ा 36। तो आपके पास यहाँ पर बच गया 5 into 19 इज 80 प्लस एक्स। तो 95 is 80 plus x. So therefore x will be 95 minus 80, and therefore the final answer for the missing frequency x is 15. सो दिस इज वेरी 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 इजी प्रॉब्लम बच्चों। आपको बस टेबल बनाना है, डेटा दिया हुआ है, टेबल से टोटल करना है, टोटल के बाद ये फॉर्मूला लिखना है प्राइस इंडेक्स नंबर का, और उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट को उस साइड लेकर आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव डन विद अनदर प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ओ वाह, अगेन दिस इज अगेन इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो आपको बेस प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है बेस का, एंड फिर आपको करेंट प्राइस भी दिया है, ठीक है। तो बेस के प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिए हैं, और प्राइस करंट का केवल प्राइस दिया हुआ है। तो ये पूरा डेटा नीचे भी है शायद पेज पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ भी कंटिन्यू है डेटा। तो 1 2 3 4 5 डेटाज, राइट। सो लेट अस फर्स्ट मेक द टेबल ऑफ द सेम, ठीक है। या सो क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास यहाँ पर ग्रुप गिवन है, फिर हमको बेस प्राइस दिया है यानी P0 दिया है, और Q0 दिया है बच्चों, राइट। एंड करंट प्राइस दिया है, मतलब P1 दिया है। हम सबको मालूम है कि करंट क्वांटिटी हमको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में कहीं भी Q1 नहीं है। वो अभी मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा दिया है, कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5, ओके फाइन। ग्रुप्स हमारे पास हैं, फूड, क्लोथिंग, देन फ्यूल एंड लाइटनिंग, हाउस रेंट, एंड देन मिसलेनियस, ठीक है। डेटा है 40 30 20, 40 30 20 60 70, दिस इज 5 10 17 22 25, दिस इज 20 35 10 10 एंड 8। ये डेटा हमको गिवन है बच्चों, राइट। अभी आप सभी को क्या टोटल निकालना है, कितने कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है अगर आपको ये मालूम हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, यस, फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, P1 Q0 अपॉन P0 Q0। एंड नाउ यू डिसाइड कि कौन से कॉलम होने चाहिए। तो पहले तो P1 Q0 चाहिए, तो एक कॉलम हम बनाएंगे P1 into Q0, और दूसरा कॉलम बनाएंगे हम P0 into Q0। ये दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, P1 Q0 के लिए मैं क्या करूंगा, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को। तो 20 into 5 100, 10 into 35 350, 17 into 10 170, 22 into 10 220, एंड दिस इज 25 8 ज़ा 200। ये हो गया P1 Q0। अब हम क्या करेंगे P0 Q0 के लिए इन दोनों का,
तो 40 × 5 200, this is 30 × 10 300, 17 2s are 34 340, this is going to be 0 ऐसा ही रहेगा, 6 2s are 12 1 carry, 6 2s are 12 and 1 carry is 1320, ठीक है। फिर 25 7 जा, तो 25 0 जा 0, 25 7 जा 175। हाँ प्लीज चेक, हाँ कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है, चेक ऑल दी वैल्यूज हियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल निकालेंगे बच्चों, राइट। इसको टोटल निकालो तो 0 0 0 0, 5 + 7 12 + 2 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 + 3 5 6 7 8 9 10, 1040 इज P1Q0 का टोटल। और यहाँ पर ये है 0, 4 + 2 6 + 5 11 1 कैरी, 3 + 3 6 + 3 9 +3 12 +7 19 1 कैरी, सो इट इज 3910, ओके। अब ये जो आ गए, बस हमको ये डेटा को यहाँ पर पुट कर देना है। तो P1Q0 कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो ये 1040 हो गया बच्चों। और यहाँ पर क्या हो गया, 3910 हो गया, ठीक है, इंटू 100। अब ये जितना मैक्सिमम कैंसिल आउट हो सकता है उसको हमको कैंसिल कर देना है, ठीक है। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अभी 1040 अपॉन 391 इंटू 10 है, 9 + 1 10, 13 नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो आई थिंक मैं इसको ऐसा लिख दूँ 10400 अपॉन 391, ठीक है। तो आप इसको अब डिवाइड करके आपको डेसिमल में फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊं कि आप कर लोगे, 104000 391 इज नियर टू 400। तो अगर हम देखेंगे तो 1040 से डिवाइड कितने टाइम में होगा, तो 4 3 से 1200 होता है, तो 3 टाइम्स में तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स वी विल ट्राई, तो 2 टाइम्स में ये होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 1 7, 10 - 2 8, 13 - 8 5, 9 - 7 2, और ऊपर से फिर से क्या आया, 0 आ गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद वापस से 400 का टेबल पढ़ोगे तो 4 6 ज़ा 24 होता है, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स में ये जाना चाहिए। तो 6 टाइम्स, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 5 कैरी, 6 3 ज़ा 18 +5 23, ओके। 10 - 6 4, 7 - 4 3, 5 - 3 2, ओके। फिर अभी तो कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल पुट किया, 0 2340। अभी हमने देखा 6 टाइम्स में 2346 आ रहा है, तो 2340 ऑफकोर्स फिर 5 टाइम्स ही होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 +4 19, 10 - 5 5, 13 - 5 8, 12 - 9 3, अगेन 0। नाउ 38, तो 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, राइट। सो ऑफकोर्स ये 9 टाइम्स में जाएगा, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट भी अगर हमको मिल गया तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 26.59 ये आपका आंसर होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा ये लास्ट में डिवीजन हो गया इसलिए थोड़ा आपको लगा होगा कि ये कैसे करेंगे, लेकिन बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 14 नंबर, ओके, नेक्स्ट पेज है ये, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, यस, ये ग्राफ का प्रॉब्लम आ गया बच्चों। तो एलपीपी का प्रॉब्लम तो बोर्ड एग्जाम में भी कंपलसरी आपको 5 मार्क्स के लिए आने, 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो आपको एलपीपी तो मस्ट, हाँ जो बच्चे वो ना जो थोड़े वीक है, जो नहीं कर पा रहे एलपीपी इंडेक्स नंबर, ऐसे कुछ चैप्टर है जो आप कर लोगे तो आप आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये क्या है, मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू, ओके। तो हम सबको मालूम है, हाँ, सबसे पहले हमको टेबल बनाना होता है, राइट। टेबल में जैसे आपको पढ़ाया गया रहेगा कि सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस लिखने होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली लिख रहा हूँ, इन इक्वेशंस, उसके बाद इक्वेशंस, उसके बाद हम लिखते हैं पॉइंट्स, और उसके बाद हम लिखते हैं रीजन, ठीक है।
तो जो सबसे पहला इनइक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। थर्ड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड फोर्थ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी लेस है ग्रेटर है वो साइन निकाल कर वहां पर बस इक्वल टू साइन पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, तो एक बार हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y मिलेगा, फिर y की जगह 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा। तो मुझे दो पॉइंट मिल जाएगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होंगे, ठीक है, जिसको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो अगर मैंने x को 0 पुट किया तो आप देख सकते हो y इक्वल टू 1 मिलेगा, और अगर y को 0 पुट किया तो x इक्वल टू 1 मिलेगा। सेम वे अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 4 मिलेगा, और अगर y इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो x इक्वल टू 4/3 मिलेगा। ठीक है, कभी भी एलपीपी में जो फ्रैक्शंस होते हैं ना उसको डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, उसको फ्रैक्शंस ही रहने दो। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए तो कोई पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 0 खुद y एक्सिस है, एंड y इक्वल टू 0 ये खुद क्या है, x एक्सिस है। रीजन कैसे ढूंढते हैं बच्चों, तो इन इक्वेशन में x और y की जगह 0 0 पुट करने का। 0 0 पुट करने के बाद अगर ये जो इन इक्वेशन है ये ट्रू आता है तो बोलने का ओरिजिन साइड, फॉल्स आता है तो बोलने का नॉन ओरिजिन साइड। जैसे पहले क्वेश्चन में अगर मैंने x की जगह 0 और 0 पुट किया तो 0 प्लस 0 0 होगा। अब 0 क्या लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओरिजिन साइड। सेम वे 3 × 0 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ओरिजिन साइड। ये जो नेक्स्ट टू कंडीशंस होते हैं किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर ये बताते हैं कि हमारा जो पूरा सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो एलपीपी के किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना होता है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अब आप इसको इसका ग्राफ बनाना होगा। तो सिंस हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फोकस करके हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो सपोज ये अपना ग्राफ है। ओके, हम नॉर्मली इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तो आप ऐसा ही करना, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अभी आपके जो पॉइंट्स हैं 0 1 1 0 4 4/3 4/3 मतलब ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना है। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि एक्स एक्सिस पे तो बहुत ही कम है, वाई पे 4 तक है, तो आप 4 तक ले लो नंबरिंग। हाँ, आपको ग्राफ पेपर पे नहीं, आपको रफ स्केच पे ही बनाना होता है। 1 2 3 4, so this is 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्केल लिख देंगे यहाँ पर। ओके, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। ओके, अब हम लोग यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू करेंगे। ये आपका ओरिजिन है। तो पहला जो लाइन है वो है 0, 1 एंड 1, 0। देखो, एक्स अगर 0 है मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, यस वो पॉइंट कहाँ पर है, यस वो वाई एक्सिस पे पॉइंट है। तो 0, 1 इज दिस पॉइंट एंड 1, 0 इज दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो इन दोनों से पास होता है। ठीक है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन बन गया। दूसरा लाइन है 0, 4, तो एक्स पे 0, वाई पे 4, तो ये पॉइंट हो गया। एंड 4/3, 0। अब 4/3, अब आपको प्लॉट करने के लिए उसको डिवाइड करके देख लो। तो आई थिंक 4/3 क्या होगा, हाँ 3 1 3, राइट, 1.33 समथिंग आएगा, राइट। सो 1.33 विल बी ऑफ कोर्स, ये अगर मैंने मिडल कर लिया 1.5, तो 1.3 विल बी समवेयर हियर। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये दोनों लाइंस को, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये हो गया आपका। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बस दो ही इक्वेशन तो ड्रॉ करने थे।
ठीक है, अब उसके बाद तो करना नहीं है। अब आपको बताना है कि इसका फिजिबल सोल्यूशन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है? हाँ, मैक्सिमाइज है, राइट। तो आपको इसका फिजिबल सोल्यूशन बताना है। तो फिजिबल सोल्यूशन के लिए अब ये रीजन का यूज होगा। दोनों लाइन के ओरिजिन साइड सोल्यूशन है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों? तो मैंने एक टेक्निक बताया है। ठीक है, कि आपको क्या कर देने का, नंबरिंग दे देने का, जितने भी रीजन्स बने हुए, 1 2 3। ठीक है, अब पहला लाइन पकड़ो। पहले लाइन मतलब पिंक वाली लाइन। पिंक वाले लाइन जो है, उसके किस साइड सोल्यूशन है? डाउन सोल्यूशन है कि अप सोल्यूशन है? तो डाउन सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन साइड बोला है। तो उसके ऊपर के दोनों नंबर को रफ कर दो। फिर ब्लू लाइन है, उसके भी नीचे सोल्यूशन है। तो ऑलरेडी ऊपर के नंबर रफ हो चुके हैं, तो लास्ट में एक ही नंबर आपके पास बचेगा, 3। मतलब ये जो 3 वाला पार्ट है, यही आपका फिजिबल सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो है, दिस इज, इसको शेड करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फिजिबल सोल्यूशन। ओके बच्चों, इन ये जो फिजिबल सोल्यूशन आया है, उसको नेम दे देंगे ओ। ये वाला जो पॉइंट है उसको मैंने ए बोल दिया, और इसको मैंने बी बोल दिया। तो ए आई थिंक हमको क्लियर है कि ये 1 0 है, और बी जो है वो 0 1 है, और ओ तो 0 0 है। ठीक है, सो दिस इज द फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन। ओके, एंड देन थर्ड स्टेप, तो पहला स्टेप हमने टेबल बनाया, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बनाने के बाद थर्ड स्टेप, इन सारे कॉर्नर पॉइंट पे हमको z की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर लिखते हैं z की वैल्यू। तो क्वेश्चन में z क्या था, हमको मैक्सिमाइज करना था 2x + 3y को। ठीक है, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं o 0 0, a 1 0, एंड b 0 1। हम हर एक कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालेंगे। तो z o में लिखता हूँ, o पे z की वैल्यू क्या होगी, 2 × 0, 3 × 0, सो दैट इज 0 + 0, सो आंसर विल बी 0। जेड ए क्या होगी, तो 2 × 1, 3 × 0, तो ये होगा 2 + 0 = 2। जेड बी क्या होगी, 2 × 0, 3 × 1, तो ये हो जाएगा 0 + 3 = 3। अब आप आसानी से देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर आ गया है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि देयरफॉर हियर ZB = 3 is maximum. Therefore, सोल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम क्या होगा, कि किस वैल्यू पे x, किस x और y पे ये मैक्सिमम है। सो देयरफॉर x = 0, राइट। मैक्सिमम एट b लिख सकते हैं यहाँ पर। x = 0 एंड y = 1 इज द solution of given LPP प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि x 0 और y 1 लेंगे तो ही हमको z मैक्सिमम आता है। तो ये थोड़ा लेंदी समय बच्चों, थोड़ा क्या मतलब टेबल बनाना है, काम ज़्यादा है। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो कोई आपके पास छुटकारा नहीं है इसको ना किए बगैर, आपको ये करना ही है, मस्ट। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। What is question number 15? Solve the following assignment problem for maximizing total profit. Yes, असाइनमेंट प्रॉब्लम दो टाइप के होते हैं बच्चों। क्वेश्चन रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है? यस, राइट, क्योंकि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में एक ही स्टेप का डिफरेंस है। मिनिमाइज तो स्टैंडर्ड है, बट जब हम मैक्सिमाइज करते हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, उसके बाद वही सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो हम मिनिमाइज में करते हैं। बट अगर आपने ये भूल गए कि ये मैक्सिमाइज है, तो आपसे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने डेटा लिख देना है यहाँ पर। हाँ, उसको जो मैट्रिक्स बनाया, असाइनमेंट मैट्रिक्स 1 2 3। ओके, ये इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जॉब्स हैं, यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं। तो जॉब्स है 1 2 3,
ऑपरेटर्स हैं 1 2 3, ठीक है। एंड डेटास जो हमको दिया हुआ है वो है 6 2 5 2 5 8 7 8 6, ओके। तो पहले तो आपका ये क्वेश्चन वाला डेटा हो गया। अब हमको सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? तो पहले हमको मालूम है कि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम लिखेंगे सिंस द अबव प्रॉब्लम above problem is a problem of maximization, the above problem is maximization, therefore, ओके। ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, जब भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? पूरी मैट्रिक्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर में से सबको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप देख सकते हो इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर आई थिंक 8 है, ठीक है। 8 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन सारे वैल्यूज को 8 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड आपका एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम हाईएस्ट एलिमेंट, दैट इज 8 इन दिस केस, ठीक है। तो हम फिर से हमारा जो टेबल है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। या सॉरी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब डेटा को देखें और 8 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो 8 - 6 is 2, 8 - 2 is 6, 8 - 5 is 3, 8 - 2 6, 8 - 5 3, 8 - 8 0, 8 - 7 1, 8 - 8 0, 8 - 6 2। इस तरीके से ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब पहला स्टेप होने के बाद अब आपका ये समझो ये सब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा समझो। और मिनिमाइजेशन के लिए जो जो आप करते थे वो आप यहाँ पर करेंगे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम फिर? रो मिनिमाइजेशन, रो मिनिमाइजेशन। तो अगेन मैं ये टेबल बनाता हूँ। 1 2 3, 1 2 3। रो मिनिमाइजेशन में क्या होता है? हर एक रो का मिनिमम उस रो से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम हम देख सकते हैं कि वो 2 है, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से, तो 2 - 2 0, 6 - 2 4, 3 - 2 1। सेकेंड रो का मिनिमम तो 0 ही है, तो जब 0 किसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। थर्ड रो का मिनिमम भी 0 है, तो उसमें से भी 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपका हो गया अगला स्टेप, रो मिनिमाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपको करना है कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन। बच्चों चेंज हो या ना हो आपको प्रॉपरली ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सपोज 4 5 कॉलम्स है और 4 कॉलम्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक कॉलम में चेंज हो रहा है, बट आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए करना जरूरी है। तो एटलीस्ट आप एक बार देख लो कि हर एक रो में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, सो लेट्स सी। फिर से हमने 1 2 3, 1 2 3, चलो मिनिमम। पहले कॉलम का मिनिमम, कॉलम वाइज अब देख रहे हैं हम, पहले कॉलम में मिनिमम 0, दूसरे कॉलम में मिनिमम 0, तीसरे कॉलम में भी मिनिमम 0। इसका मतलब देर वोंट बी एनी चेंजेस कॉलम वाइज, ठीक है। कोई नहीं, ये वी हैव रीच टू दिस स्टेप नाउ, ओके। नाउ अब हमारा जो स्टेप होता है वो असाइनमेंट होता है, राइट। तो असाइनमेंट के रूल्स आप सबको मालूम होगा। गो टू फर्स्ट रो, ओके। इफ यू हैव ओनली 1 0 देन गिव असाइनमेंट, तो हमने इसको बॉक्स बना दिया। उस कॉलम में कोई 0 है तो उसको कैंसिल करो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर सेकेंड रो में गए, कितने 0 दिख रहे हैं? एक ही 0 दिख रहा है, उसको बॉक्स में डालो। उस कॉलम में कहीं 0 है क्या? तो उसको कैंसिल कर दो, कोई भी नहीं है। थर्ड में कितने 0? एक ही 0 है। तो आप देखोगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हम सोल्यूशन तक पहुंच चुके हैं, बिकॉज एवरी रो हैज एन असाइनमेंट, एवरी कॉलम हैज एन असाइनमेंट। समझ में आ रहा है सबको?
एवरीबडी, यस। तो हम यहाँ इस स्टेप पे हम बोलेंगे हमारा जो वी हैव रीच टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ओके। देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज, ओके। हम कैसे असाइन करेंगे, वर्ड क्या था, ऑपरेटर एंड जॉब। किस ऑपरेटर को कौन सा जॉब देंगे वो हमको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ऑपरेटर्स और यहाँ पर हो गया जॉब्स, ठीक है। तो ऑपरेटर नंबर 1, 2 एंड 3, तो ऑपरेटर नंबर 1 को हम फर्स्ट जॉब ही देंगे, ऑपरेटर नंबर 2 को हम थर्ड जॉब देंगे, एंड ऑपरेटर नंबर 3 को हम सेकेंड जॉब देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको क्वेश्चन में बोला था असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिखना होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, अब ये कैसे निकालेंगे, तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है हमारा उसमें देखेंगे कि ऑपरेटर 1 के लिए अगर फर्स्ट जॉब को कितने पैसे मिलेंगे, सेकंड का थर्ड को कितने हैं, और थर्ड के सेकंड को कितने। तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाएंगे अगर, तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड, राइट, एंड थर्ड का सेकंड। 6 + 8 + 8, 6 + 8 + 8, तो 16 + 6, so ₹22 is the profit, ठीक है बच्चों। तो दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, 3 स्टेप्स के अंदर आपने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 15। तो बस 5 क्वेश्चंस और है बच्चों, हैव पेशेंस, हो जाएगा ये आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं। Find the sequence that minimizes total elapsed time required to complete the following task. The table below gives processing time in hours. Also find the minimum elapsed time and ideal time for both machines. तो ये तो n jobs 2 machines का है, n jobs 3 machines के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो काफी सिंपल है, n jobs 2 machines के प्रॉब्लम है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 16। तो हम सबको मालूम है कि हमको इसका एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो डेटा को देखकर मैं टेबल बना देता हूँ। ओके, तो ये आपका जॉब्स है, ये आपका मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार पीछे रेफर ना करना पड़े। आपको ये क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 7 4 5 7, 3 7 4 5 7, देन 6 2 7 3 4, ठीक है। मैं चेक कर लेते हैं, 3 7 4 5 7 6 2 7 3 4, यस। ओके, अब सीक्वेंसिंग के प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हमको वो टेबल बनाने के पहले हमको ये बताना होता है कि हम किस सीक्वेंस में जॉब को प्रोसेस करें। सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द जॉब, राइट। तो वो कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन में आप एक लाइन में ही लिखोगे, ठीक है। कैलकुलेशन उसमें बहुत सारे हैं स्टेप वाइज, बट हम डायरेक्टली लिखेंगे कि द ऑप्टिमल सोल्यूशन, सॉरी सीक्वेंस, optimal sequence of the jobs are as follow, ठीक है। और फिर जितने जॉब्स है ना उतने हम बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, 1 2 3 4 5 जॉब्स है, ओके। अब सीक्वेंस कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों, तो उसका एक मेथड है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे पता ही होगा। सबसे पहले पूरे एलिमेंट्स में, मैट्रिक्स में, हाँ, ये पूरे इसके अंदर सबसे लोवेस्ट ढूंढने का। अगर वो जो लोवेस्ट है वो पहले मशीन में मिला तो उस जॉब को लेफ्ट में लिखना है, और अगर सेकेंड मशीन में मिला तो उस जॉब को राइट में लिखना है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो सबसे लोवेस्ट, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो 2 इज द लोवेस्ट वन, राइट। अब ये जो 2 है वो किस जॉब के लिए आ रहा है, नंबर जॉब 2 के लिए आ रहा है, बट ये सेकेंड मशीन में आ रहा है, इसलिए इस जॉब को मैं राइट में लिखूंगा, नंबर 2। जैसी मैंने ये जॉब लिख दिया, इस जॉब को इग्नोर कर देना है, अब इस जॉब की ओर नहीं देखना है, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स में देखो, अब आपके मिनिमम क्या है,
तो आप देखोगे सर मिनिमम दो जगह मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी थ्री है और यहाँ भी थ्री है। तो एक थ्री मशीन वन में आ रहा है तो उस जॉब को लेफ्ट में लिखेंगे। एक जो थ्री है वो राइट मशीन टू में आ रहा है तो उसको राइट में लिखेंगे। तो फर्स्ट मशीन में आने वाला जॉब वन है उसको लेफ्ट में लिखा मैंने, एंड दूसरा जो थ्री है वो एम टू में है उसको मैंने राइट में लिखा, वो जॉब फोर है। फिर से इन दोनों जॉब्स को हम इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास बचा फोर सेवन सेवन फोर, तो फोर फोर दिख रहा है अगेन। तो फोर जो जॉब है वो ऊपर आ रहा है, तो ये वाला जॉब को मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। अब तो बचा एक ही जॉब, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब हो गया बच्चों, 1 3 5 4 2। दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। ठीक है, आई होप आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको फाइंड आउट करने में। एंड नाउ यू मेक द टेबल। ठीक है, तो जॉब्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर मशीन M1 लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप मशीन M2 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर आइडियल टाइम फॉर M2 लिखोगे। ओके, क्योंकि M1 तो हम डायरेक्टली नीचे निकाल सकते हैं, M2 के लिए हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मशीन M1 M2 में डिवाइड होगा क्योंकि इन और आउट लिखना होता है। ओके, तो ये आपका टेबल बन गया। यहाँ पर इन, यहाँ पर आउट, इन, आउट। ओके, हाँ, जॉब्स को उसी सीक्वेंस में लिखना है, 1 3 5 4 2। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। एवरी जॉब विल बिगिन विद 0 आवर्स। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको टेबल देखना होगा। अब यहाँ पर आपको अगर आता होगा तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आपको टाइम लग सकता है। जॉब वन फर्स्ट मशीन में 3 आवर्स लेता है, तो 0 2 3 यहाँ पर जाएगा। थ्री को सेकेंड मशीन में जाएगा, वहां पर 6 लेगा, तो 3 + 6 9। नेक्स्ट जॉब जैसी सेकेंड जॉब खत्म हुआ, थ्री से स्टार्ट होगा। सो अब मैं इसको जरा क्विकली कर रहा हूँ, थ्री को फोर, 3 + 4 7। सेवन को नहीं स्टार्ट हो सकता है, नाइन को स्टार्ट होगा, तो 9 + 7 16। ये जॉब सेवन को स्टार्ट होगा। 7 + 7 14। 14 को नहीं स्टार्ट कर सकते, 16 को स्टार्ट करना पड़ेगा। 16 + 4 20। नेक्स्ट जॉब विल स्टार्ट एट 14। 14 + 5 19। 19 को नहीं स्टार्ट होगा, 20 को स्टार्ट होगा। 20 + 3 23। नेक्स्ट जॉब विल स्टार्ट एट 19। 19 + 7 26। कैन वी स्टार्ट एट 26? यस। 26 + 2 28। इस तरीके से आपने ये टेबल बच्चों कंप्लीट करना है। ये जो लास्ट में आता है ये आपका टोटल इलैप्स टाइम हो गया। हम्म, आइडियल टाइम फॉर M2 देख लो, तो M2 को सबसे पहला जॉब कितने बजे मिला है? 3 आवर्स। तो पहले स्टेप में वो 3 आवर्स आइडियल है। फिर 9 को जॉब फिनिश हुआ, 9 को जॉब मिल गया। 16 को तो यहाँ पर 0 हो गया। 16 को जॉब फिनिश हुआ, 16 को जॉब मिल गया, तो 0 आवर्स। 20 को फ्री हुआ, 20 को मिल गया, तो 0 आवर्स। 23 को फ्री हुआ बट उसको जॉब का भी मिला 26 को, तो यहाँ पर भी एक आइडियल टाइम हो गया। ठीक है, तो अब हम इस टेबल के नीचे डेटा लिख सकते हैं कि भाई टोटल इलैप्स टाइम। ठीक है, आपको निकालना है ना, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल इलैप्स टाइम भी फाइंड करना है। यस, टोटल elapsed टाइम इज इक्वल टू हाउ मेनी? 28 आवर्स। यूनिट दिया होता आवर्स। फिर आइडियल टाइम फॉर M1, एंड फिर आइडियल टाइम फॉर M2। तो M2 तो हमने निकाल लिया, 3 + 3 6 आवर्स। M1 कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, M1 को पहला जॉब मिला 0, फिनिश 3। फिर 3 से स्टार्ट, 7 को फिनिश, 7 को स्टार्ट, 14 फिनिश, 14 स्टार्ट, 19 फिनिश, 19 स्टार्ट, 26 फिनिश। तो यहां तक आपको कोई भी आइडियल टाइम नहीं मिलेगा। आइडियल टाइम के लास्ट स्टेप पे होता है, क्योंकि देखो फर्स्ट मशीन को 26 के बाद कोई काम नहीं है, बट मेरा प्रोसेस चल रहा है 28 तक।
राइट। तो इसका मतलब 26 से 28, वर्क कंप्लीटेड डिक्लेयर 26 पे तो नहीं होगा, 28 पर होगा। इसका मतलब 26 से 28 यानी 2 घंटे जो होंगे, 2 आवर्स विल बी दी आइडियल टाइम फॉर जॉब, द आइडियल टाइम फॉर मशीन 1। सो ये हो गया 2 आवर्स। आई होप आपको समझ में आया। हमेशा जो मशीन 1 होता है वो लास्ट स्टेप में ही आइडियल होता है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रॉब्लम करना होता है। ओके, तो वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्या, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। के की वैल्यू फाइंड करनी है और <2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिना टेबल बनाए ही हम इसको कर लेंगे। सो वी नो, हमको क्या मालूम है, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है बच्चों। तो क्या है टेबल में डेटा, तो 0 है +k +2k +2k प्लस के =1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6k =1 हो गया। तो k की वैल्यू जो है वो 1/6 हो गई। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन यही था, k की वैल्यू निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x <2। तो x <2 में कौन कौन आएगा, तो x <2 में x 0 आएगा और x 1 आएगा, क्योंकि <2 बोला है, =2 नहीं बोला है। तो <2 तो 1 और 0 और 1 ही आएगा। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 की प्रोबेबिलिटी k है। तो 0 + k इज k, और k की वैल्यू तो हमने निकाली है 1/6। समझ रहे हो क्या। तो बस यही आपका आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी x <2। और ये क्वेश्चन फिनिश यहीं पर। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, k की वैल्यू सम करके निकाल ली और उसके बाद <2 में 0 और 1 को ऐड कर दिया। मूविंग अहेड 18 में मीन दिया है 6, वेरिएंस दिया है 2, फाइंड p एंड n। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन आल्सो। कहाँ गया क्वेश्चन बैंक में, अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो मैं लिख देता हूँ, मीन 6 वेरिएंस 2। क्वेश्चन नंबर 18, मीन 6 दिया है और वेरिएंस 2 दिया है। तो हमको n और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, अगर बच्चों आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट मीन इक्वल टू होता है np। इसका मतलब np = 6 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। वेरिएंस इक्वल टू होता है npq, वो दिया है 2, तो ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आया ये। अब आप क्या करोगे, np और npq दिया है तो मैंने क्या किया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, वेरिएंस अपॉन मीन कर दिया। क्योंकि आपको समझ में आएगा, वेरिएंस है npq और मीन है np, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। आप देखोगे तो np np कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको डायरेक्टली p q की वैल्यू मिल गई ना, 1/3। ठीक है बच्चों, और q मिल गया तो p कैसे निकालेंगे, तो हम सबको मालूम है p क्या होता है, 1 - q। तो ये हो गया 1 - 1/3, 3 - 1 2/3। तो आपको p की वैल्यू भी मिल गई। और p के बाद n कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी देखा कि भाई मीन तो np होता है, राइट। और np हमको दिया हुआ था 6। अब np के अंदर मुझे p मालूम चल गया है, तो p इज 2/3 =6। 2/3 को इधर भेजा हमने, 6 × 3/2, तो 2 3 हो गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। आंसर इज डन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मीन np वेरिएंस npq डिवाइड किया, q आ गया, 1 - q करके p निकाल लिया। फिर np = 6 है, तो 2/3 वो उधर गया, तो 18/2 ये 9 हो जाएगा। सो दैट्स कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बाइनोमियल का ही प्रॉब्लम है। x फॉलोज बाइनोमियल, इसमें n और p दिया है। ओके वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज होने वाला है। x follows binomial with n comma p. P is 2/5 and n is 10। आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। यस, मीन एंड वेरिएंस सिंपल है, हमने अभी तो फॉर्मूला देखा, np एंड npq। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, इस सम को सॉल्व करने के लिए q निकालना होगा। तो भाई q क्या होगा, 1 - p। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1 - 2/5।
5, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - 2, 3/5, ये क्यू आ गया। एंड नाउ यू नो एन पी क्यू एवरीथिंग, तो आप तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया मीन निकालना। मीन होगा n इंटू पी। सो n वॉज 10 इंटू 2/5, सो इट इज 5 2 तो 2 2 हो गया 4। मीन का आंसर आ गया। उसके बाद वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस होता है एन पी क्यू। एन है 10, ये है 2/5 और ये है 3/5। ठीक है, कैंसिल आउट करो। तो 5 2 10। तो अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 2 4, 3 12/5। ये आपका वेरिएंस हो गया। इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर लो। 5 2 10, 2 बचा, 5 4 20। सो 2.4 एंड 4 इज योर आंसर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, एन पी क्यू। Okay, so this was question number 19. And now we will move to the last question of this question bank, that is question number 20. ये Poisson distribution है। तो Poisson distribution का आप सबको क्या पता होना चाहिए? PMF पता होना चाहिए, e raised to minus x, राइट? अगर वो मालूम है तो ही आप ये सब कर पाओगे, राइट? अच्छा, Poisson distribution में मीन और वेरिएंस क्या होता है? राइट, तो वो दोनों सेम होते हैं। मीन इज ऑल्सो एम एंड वेरियंस इज ऑल्सो एम। आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस 2 दिया है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर वेरियंस 2 दिया है, तो सोल्यूशन डायरेक्टली हम करेंगे कि भाई वेरियंस 2 दिया है, राइट? अभी आप सबको मालूम है कि अगर x फॉलोज पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो पीएमएफ होता है वो क्या होता है? e रेज टू माइनस एक्स रेज टू एम अपॉन एम फैक्टोरियल, राइट? ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस 2 दिया है, मतलब वेरिएंस क्या दिया है? एम की वैल्यू देगी 2। एम की वैल्यू देगी 2। अब आपको फाइंड क्या करना है? x इक्वल टू 4 फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 क्या होगा? e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू एम, एम तो 2 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक डेटा में e रेज टू, अच्छा नहीं नहीं, क्या e रेज टू, थोड़ा मैंने शायद यहाँ मिस्टेक। e रेज टू माइनस एक्स, एक्स रेज टू एम नहीं, e रेज टू माइनस एम, एम रेज टू एक्स होता है, राइट? हाँ, e रेज टू माइनस एम, एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है ना बच्चों, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, राइट? हाँ, प्लीज मेक करेक्शन। एक्स से एम देखो मिस्टेक हो सकता है, e रेज टू माइनस एम, एम रेज टू एक्स है, ठीक है, अपॉन एक्स फैक्टोरियल। फाइन। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होगा? ये होगा e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू एक्स, एक्स मतलब 4 ना, 2 रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। e रेज टू माइनस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.1353। 2 रेज टू 4 होता है 16, एंड 4 फैक्टोरियल तो हमको मालूम ही है, 4 3 2 1। इसको कैंसिल करो जहां तक हो सकता है। तो 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आई डोंट थिंक अब ये कैंसिल होगा। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 7, 2 0, एंड दिस इज डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे तो 0.0390 ज़ा 0.0902, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। हाँ, फॉर्मूला आपको करेक्टली लिखना है। फॉर्मूला लिखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। वेरिएंस दिया है यानी मीन दिया है, एंड मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, पी एक्स इक्वल टू 4। फिर पूछे मीन ऑफ एक्स, अरे तो वो तो अभी मैंने बताया कि मीन और वेरिएंस सेम होता है। तो मीन ऑफ एक्स इज ऑल्सो एम, विच इज इक्वल टू 2। तो ये आपका मीन और वेरिएंस दोनों सेम होता है, इसलिए मीन की वैल्यू भी क्या आ गई? एम आ गई। ओके, सो दैट इज ट्रू, दैट्स ऑल। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते
ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द दिस सेकेंड वीडियो ऑल्सो, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक है। आई होप आप सभी को ये सारे सम्स के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके 12th कॉमर्स के फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर करो, सो दैट वो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके आ जाए। ये 20 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दोगे, इस वीडियो के साथ साथ भी अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर दोगे, तो 4 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं, तो आप आसानी से 3 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।